Stupid Genius. Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about carbohydrate metabolism. And in this chapter, ये chapter बहुत बड़ा है. तो in this chapter we have to talk about this glycolysis, link reaction, Krebs cycle, HMP shunt way, HMP shunt, and और भी 2-4 regulations है, right? Like Levering pathway or Levering cycle. And we also have to discuss a lot of the clinicals, a lot of the disease, glycogen storage disease वगैरह, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, राइट? सो इन मेटाबॉलिज्म दिस कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा है. सो बाकी के जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि तीन चार लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएंगे. बट दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी लाइक बहुत बड़ा, एंड बहुत सारे इसके सीक्वेंस भी आएंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें आज का सिर्फ टॉपिक होगा ग्लाइकोलिसिस. एंड वी नो फ्रॉम द नीट हमने ग्लाइकोलिसिस वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था एंड एक लाइनर लिंक रिएक्शन के बारे में देखा था, एंड देन क्रेब्स साइकिल के बारे में पूरी थी. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरी हमें सीक्वेंस देखनी पड़ेगी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, कैसे टूटा, डिजीज रिलेटेड क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? हम बायोकेमिस्ट्री के लैब में वगैरह इसको कैसे यूज़ करते हैं. देन लिंक रिएक्शन तो बहुत ही बड़ा है, उस पर तो ऐसे क्यों भी आता है. एंड देन विल मूव टू द क्रेब्स साइकिल, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, एंड पूरा पाथवे देखना पड़ेगा. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट, जब हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद हम HMP शंट पे जाते हैं, जो कि हर साल लगभग HMP शंट के ऊपर क्वेश्चन आता ही है. मेरे फाइनल एग्जाम में भी 12 नंबर का HMP शंट ही था, ठीक है. सो अब बहुत सारी चीज़ें नीट का ही होगा इसमें, तो ऐसा मत समझना कि सारी चीज़ें नीट की है, क्योंकि बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये. जो ग्लाइकोलिसिस का जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है, जिसमें ये ग्लाइकोलिसिस वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है. उसके बाद जैसे 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 लेक्चर्स आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे डिफ़िकल्टी ऑफ द मेटाबॉलिज्म विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? सो अगर तुम्हें वो चीज़ सारी समझनी है ना, यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद दिस टॉपिक, राइट? कार्बोहाइड्रेट वाला. सो लेट्स स्टार्ट. 2 मिनट बकवास करने के बाद स्टार्ट करते हैं. सो वी ओनली हैव टू रीड 3 पेजेस, एक ये वाला जिस पे हम पूरा मेटाबॉलिज्म देखेंगे, एंड दिस वाला जिस पे हम रेगुलेशन देखेंगे, राइट? तुम्हारे कहने की वजह से मैं अपने नोट से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम बचता है मेरा. 4-5 घंटे लगभग बच जाते हैं मुझे ये नोट्स लिखने में जो लगता था. सो नाउ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, एंड द टॉपिक इज ग्लाइकोलिसिस. वी नो द ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज. वो नहीं, ग्लाइकोजन वाला नहीं, ग्लाइकोलाइसिस. सो ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज एंड लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन. सो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज इज ग्लाइकोलिसिस. एंड वी नो दिस ग्लाइकोलिसिस अकर इन 2 phases, लाइक एरोबिक फेज एंड एनारोबिक फेज, राइट? जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये ग्लूकोज हो गया हमारा, दिस ग्लूकोज इज गोइंग टू बी ब्रेकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड, एंड दिस पायरुविक एसिड इज गोइंग टू ब्रेकन डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, राइट? और ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाता है, एंड क्रेब्स साइकिल में फिर ATP वगैरह जनरेट होती है, मतलब इधर भी होती है, बट दिस इज द मेन सीक्वेंस. ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम A, एंड इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनती है, एंड देन क्रेब्स साइकिल, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनेगी. सो दिस इज द सीक्वेंस, जिसमें ये वाला पोर्शन जो था हमारा, ये था एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला. इसमें ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, बट इसके बाद जो ये क्रेब्स साइकिल आता है ना, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि जो भी इसमें से क्रेब्स साइकिल में, जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल से जो भी प्रोडक्ट हमारा निकलता है, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द वाटर. तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे कट गया, तो ये वाला पाथवे भी रुक जाता है. सो क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ होता है, राइट? तो फ्रॉम दिस ग्लूकोज ऑल द वे टू द पायरुवेट, हमें यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं करना होता है. सो दिस इज एनारोबिक फेज ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस, राइट? और इस टॉपिक में सिर्फ वही पढ़ेंगे, एनारोबिक फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, राइट? और स्टार्ट करने से पहले थोड़े बहुत दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, राइट? तो जो ये ग्लाइकोलिसिस है, इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं, राइट? EMP पाथवे और एम्बेडेन मेयरहॉफ परनास पाथवे, ये तो पढ़ा होगा ना नीट में, राइट? नाउ सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़े दो तीन बातें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं हम, कि इट कैन बी आइदर, मतलब आइदर क्या, दोनों होता है. इट इज़ एरोबिक प्लस एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों. इट अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल्स एक्सेप्ट, मतलब मैक्सिमम
सारे सेल्स में होता है, बट जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं ना, कहाँ गया, सॉरी न्यूरॉन्स बोल रहा हूँ, हार्ट के मसल्स होते हैं ना, दिस हार्ट के मसल्स, कार्डियक मसल, इनमें इनकी ग्लाइकोलिसिस की जो पाथवे होती है ना बहुत ही कम होती है। तो मेन जो सोर्स होता है ना कार्डियक मसल्स के लिए, वो ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, वो होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, राइट, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह। सो 70 to 90% ऑफ द एटीपी in the cardiac muscle come from the fatty acid oxidation. So only 10 to 30% of the ATP, 10 to 30% of the ATP comes from the glycolysis. This is all about this कार्डियक मसल। ये वाइवा में ज़्यादा पूछते हैं, मेरे से भी पूछा है 2-3 बार, कितनी बार पूछा है मुझसे कि कार्डियक मसल्स में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90% ऑफ द एटीपी कम्स फ्रॉम द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन विच इज़ बीटा ऑक्सीडेशन। वो भी पढ़ना है हमें मेटाबॉलिज्म में जब हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ आरबीसी का मेन सोर्स क्या होता है एनर्जी का, तो आरबीसी का मेन सोर्स इज द ग्लाइकोलिसिस। ये तो नीट में था, राइट, और वाइवा में पूछते हैं। तो ये सवाल और ये सवाल दोनों साथ में ही पूछते हैं कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द हार्ट मसल्स एंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द आरबीसी। सो फॉर आरबीसी इट इज glycolysis and for the cardiac muscle it is fatty acid oxidation which is beta oxidation. Now responsible for the generations of the carboskeletons of the non-essential amino acids and the glycerol part of the fatty acid. क्या बोलने का मतलब है कि जो ग्लाइकोलिसिस है, राइट, जो ग्लाइकोलिसिस है वी नो इससे पायरुवेट बनता है एंड इसके बीच में भी बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। एंड आफ्टर गोइंग इनटू द क्रेब साइकिल में पता है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ये वो इतने सारे प्रोडक्ट्स उसमें बनते हैं, फ्यूमरेट, ये वो। तो जो भी ये प्रोडक्ट्स बने हैं, राइट, वो दे आर द सबस्ट्रेट, दे आर बेसिकली द सबस्ट्रेट फॉर अनदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे कि ये रहा हमारा ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस। यहाँ से सपोज ग्लाइकोलिसिस ये बन गया, इसमें 10-12 प्रोडक्ट बन गए। सो जो भी ग्लाइकोलिसिस के 10-12 प्रोडक्ट बन गए, ऑल दिस प्रोडक्ट इट गोइंग टू बी बिकम अ सबस्ट्रेट फॉर अनदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। सपोज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया क्रेब साइकिल में, तो दिस कैन बी यूज्ड इन द अनदर मेटाबॉलिज्म जहाँ पे हम माइलिन सिंथेसाइज करते हैं। तो दिस इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ कार्बोस्केलेटन ऑफ द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मतलब, और जिससे कि पायरुवेट हो गया। पायरुवेट इज ऑल्सो यूज फॉर टू मेकिंग अनदर अमाइनो एसिड्स लाइक एलानिन वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ये लिखी है कि दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, दिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्रेब साइकिल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सबस्ट्रेट फॉर अदर मेटाबॉलिक पाथवेज। इसका मतलब सिर्फ यही है, क्योंकि हम पूरा जब मेटाबॉलिज्म पढ़ लेंगे ना तो हमें खुद याद हो जाएंगे सारे, अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 12-13 एग्जाम्पल्स है और वो एग्जाम में आते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट्स, यही क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। तो 12-13 रिएक्शंस है जो कि लिखना होता है, तो ये इतना लिखना होता है और 12-13 वो रिएक्शंस होते हैं। तो अभी यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, बुक में दिया होता है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जब हम पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ लेंगे और जब मैं आपको क्वेश्चंस लिखना सिखाऊंगा तो आई विल टेल यू कि हाँ इसमें क्या लिखना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्लूट प्रोटीन्स। यू नो ग्लूट प्रोटीन क्या होता है, जिससे हमारा सपोज दिस इज द प्रोटीन एंड दिस इज मेम्ब्रेन, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिससे क्या होता है ग्लूकोज सेल के अंदर घुसता है। एंड वी नो फॉर द फैक्ट दैट इज फॉर दिस ग्लूकोज टू गो इनसाइड द सेल वी नीड इंसुलिन, राइट, वो बात सही है, बट इट डिपेंड्स कि कौन सा ग्लूट प्रोटीन है। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ द ग्लूट प्रोटीन, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 एंड ग्लूट 4, राइट। ये ग्लूटियस मैक्सिमस नहीं है ग्लूट प्रोटीन है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है। सो ग्लूट 1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाइवा क्वेश्चन है, ये सारे वाइवा क्वेश्चन है। ग्लूट 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे, 3 कहाँ, 4 कहाँ पे। सो याद कैसे करना है, ग्लूट 1 BBB ब्लड ब्रेन बैरियर, निमोनिक है, सो ब्लड ब्रेन बैरियर। तो बी से क्या हो गया, एक तो ब्लड, राइट, तो ब्लड में क्या होता है आरबीसी। सो ऑन द आरबीसी देर इज अ ग्लूट 1 प्रोटीन, राइट, ग्लूट 4 नहीं होता। सो ऑन ब्लड आरबीसी ग्लूट 1 इज देयर। एक बी, ये बी ब्लड के लिए, दूसरा बी बेबी के लिए। तो बेबी से याद रखो फीटस, सो फीटस में भी क्या होता है ग्लूट 1 प्रोटीन होता है, ठीक है। अनदर बी इज फॉर द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ग्लूट 1 का निमोनिक क्या है, BBB, यानी कि BBB। तो निमोनिक का फुल फॉर्म क्या होगा, पहले तो ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इन द ब्लड ब्रेन बैरियर वी हैव ग्लूट 1 प्रोटीन। दूसरा बी इज फॉर द बेबी, दैट इज फीटस। तो फीटस में भी क्या होता है ग्लूट 1 प्रोटीन। थर्ड बी इज फॉर द ब्लड, तो आरबीसी में भी क्या होता है ग्लूट 1 प्रोटीन। एंड यू नो ये सारी चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी, ना लेट्स मूव ऑन टू द ग्लूट 2। ग्लूट 2 में क्या याद रखोगे, किड्स लिप्स, राइट, किड्स लिप्स।
तो किड्स में पहले क्या आता है, तो किडनी चला गया, लिप्स में एल आया तो लीवर गया, और पी आता तो पैनक्रियास। ठीक है, तो GLUT2 कहाँ पे होता है, किड्स लिप्स, के से किडनी, एल से लीवर एंड पी से पैनक्रियास। नाउ लेट्स कम ऑन टू द GLUT3 में आएगा पिंक। तो याद कैसे रहना, ट्रिपल बी किड्स लिप पिंक। तो तीनों बच्चों के जो लिप्स है वो कैसे पिंक है, और ये पिंक कैसे याद रखना है, पी से पैनक्रियास, एन से न्यूरॉन एंड के से किडनी। तो पैनक्रियास, न्यूरॉन एंड किडनी, राइट। अब नाउ हमने जो नीट में पढ़ा था, नीट में क्या पढ़ा था कि GLUT4 प्रोटीन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन। ये सपोज GLUT4 हो गया, GLUT4 प्रोटीन, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाता है, एंड फॉर दिस वी रिक्वायर्ड इंसुलिन, राइट। फॉर दिस वी रिक्वायर्ड इंसुलिन। तो इंसुलिन कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, ओनली देर इज फॉर GLUT4 प्रोटीन, एंड दिस GLUT4 प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मदर एंड फादर। M से मसल्स एंड F से फैट। अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, बाद में आसान हो जाएगा। ओके, सो वी आर डन विद दिस। GLUT4 इज प्रेजेंट इन मसल्स एंड द फैट और adipose tissues basically, and in only GLUT4 we required insulin. So among all this GLUT 1 2 3 4, only insulin is required in the GLUT4, that is GLUT4 is a insulin dependent. तो अगर GLUT4 को काम कराना है तो हमें इंसुलिन चाहिए, पर इसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई योर RBC कैन यूज़ शुगर इन द एब्सेंस ऑफ द इंसुलिन, बेबी कैन यूज़ ब्लड, ब्रेन कैन यूज़, किडनी, लीवर, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने अभी इधर लिखे हैं, these all structures can use the glucose in the absence of the insulin, but this muscle and the fat cannot use glucose in the absence of the insulin. That's why this protein is insulin dependent. Now we are done with the page number 1. Let's move on to the page number 2. Okay. Okay. सो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, मेटाबॉलिज्म, बेसिक मेटाबॉलिज्म अब स्टार्ट हो गया। नाउ दिस इज मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन पे ये जो प्रोटीन लगी पड़ी है, दिस इज अ GLUT प्रोटीन। इट कैन बी इंसुलिन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मैंने यहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट लिखा है, राइट। तो यहाँ पे इंसुलिन है, इंसुलिन आया, चिपक गया, राइट। इंसुलिन चिपक गया, जो ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से है वो खुल गई, उसके अंदर से ग्लूकोज अंदर चला गया, राइट। तो आफ्टर ग्लूकोज कम इनसाइड द सेल, द ग्लूकोज स्टार्ट्स टू ऑक्सीडाइज, राइट। तो पहला एज यूजुअल नीट में क्या पढ़ा था, हमें ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए 2 ATP इनपुट करना पड़ता है। सो फर्स्ट ATP विल कम एंड गिव द इट्स फॉस्फेट टू द ग्लूकोज। सो द ग्लूकोज इज हेयर, ग्लूकोज में पहला ATP आया और उसने क्या किया, अपना फॉस्फेट डोनेट कर दिया ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। तो ग्लूकोज इज गोइंग टू बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे 2 एंजाइम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से, हेक्सोकाइनेस एंड द ग्लूकोकाइनेस। और वाइवा में ये पूछते हैं या फिर MCQ में ये आता है कि ग्लूकोकाइनेस कहाँ पे होता है, हेक्सोकाइनेस कहाँ पे होता है। सो ग्लूकोकाइनेस इज प्रेजेंट इन द लीवर एंड हेक्सोकाइनेस इज प्रेजेंट इन द मसल। याद कैसे रखोगे, लीवर में क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। लीवर में क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, इसलिए लीवर वाला एंजाइम कौन सा होगा, ग्लूकोकाइनेस। ये लॉजिक ऐसा नहीं होता, पर मैंने खुद याद करने के लिए बनाया था कि लीवर में क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। सो दैट्स वाई ग्लूकोकाइनेस इज प्रेजेंट इन द लीवर एंड हेक्सोकाइनेस इज प्रेजेंट इन द मसल। सो दिस 2 एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग दिस ग्लूकोज इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ओके, बाय यूटिलाइजिंग 1 ATP, पहला एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, नाउ अब देखो, दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज गोइंग टू इनहिबिट दिस एंजाइम, विच एंजाइम, हेक्सोकाइनेस एंजाइम। सो हेक्सोकाइनेस is inhibited by glucose 6 phosphate, and this is the example of the negative feedback mechanism. Negative feedback, right? और नेगेटिव फीडबैक की तरह ये भी बोल सकते हैं कि सेल्फ इनिबिटिंग मैकेनिज्म, ये सेल्फ को इनिबिट कर रहा है ना, अपने आप का बनना रोक रहा है, सेल्फ इनिबिटिंग मैकेनिज्म। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टॉप इट्स सेल्फ फ्रॉम सिंथेसाइजिंग। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसको इनिबिट करता है, हेक्सोकाइनेस को,
और हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट करने के बाद इसकी सिंथेसिस कम हो जाती है, राइट। क्यों कम होती है कि अगर सपोज सारा ग्लूकोज ये इधर आ गया, ये इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एंड यू नो हाइपोग्लाइसीमिया इज ऑल्सो क्रिटिकल कंडीशन। दैट्स वाई अगर ग्लूकोज ज़्यादा कन्वर्ट होने लगा इसमें, तो ये क्या करता है, खुद के बनने को रोक देता है। दैट्स वाई इट इनहिबिट्स हेक्सोकाइनेस, राइट। एंड इट इज़ वन ऑफ द MCQ क्वेश्चन। चलो, एंड आगे रेगुलेशन में भी आएगा, तो इसको याद करो। नाउ आफ्टर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वी नो दिस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तुम पूछोगे फिर ये होता क्यों है। वी नो, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्स पता होगा, वैसे तो ये हाई लेवल है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। और यार MBBS कर रहे हो, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द, ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, राइट। हमें पता है कि एक कार्बन, फ्रक्टोज पे एक कार्बन यहाँ पे होता है, एक कार्बन यहाँ पे होता है, पर जो ग्लूकोज है ना, वहाँ पे सिर्फ यहीं पे कार्बन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो अगर फॉस्फेट लगाना है तो हम यहाँ पे एक ही फॉस्फेट लगा पाएंगे, राइट, ग्लूकोज में। पर अगर फ्रक्टोज में फॉस्फेट लगाना है तो एक फॉस्फेट यहाँ पे लग सकता है, एक फॉस्फेट यहाँ पे लग सकता है, राइट, ठीक है। और हमें पता है कि हमें 2 ATP यूज़ करना है, यानी कि 2 फॉस्फेट हमें ऐड करना है। तो अगर मैं ग्लूकोज यूज़ करता हूँ ना, तो एक ही फॉस्फेट ऐड कर पाऊंगा। पर अगर मैं फ्रक्टोज यूज़ करूँगा तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये होता है, तो मैं 2 फॉस्फेट ऐड कर पाऊंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। दैट्स वाई ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को हमें चेंज करना होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, तभी दूसरा ATP आके ऐड होता है। समझ आया क्या? डाउट होता है ना कभी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से हम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट तो बन गया बाय यूजिंग 1 ATP। तो यहीं पे हमने दूसरा ATP क्यों नहीं यूज़ किया? वाई वी नीड टू चेंज दिस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इनटू द फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट पे एक ही फॉस्फेट ऐड हो सकता है, राइट, पर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट पे 2 फॉस्फेट ऐड हो सकते हैं। सो अगेन glucose 6-phosphate is going to change into the fructose 6-phosphate by the help of which enzyme? Isomerase enzyme। और इस आइसोमरेज का नाम कैसे लिखोगे? किसको आइसोमरेज कर रहे हो? हेक्सो लिखा है ना, अरे ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर है इसलिए हेक्सो लिखा है, तो हेक्सो आइसोमरेज, और सिंपली राइट द आइसोमरेज एंजाइम इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, राइट। अब नाउ फ्रक्टोज 6-phosphate, दिस फ्रक्टोज 6-phosphate by taking 1 ATP is going to convert into फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate, राइट। और इसका एंजाइम का नाम क्या होता है? अच्छा सुनो, जब भी काइनेज एंजाइम आता है ना, तो जिस साइड ATP होता है ना, उस साइड का नाम लिखना होता है। सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ़ ATP इज ऑन द दिस साइड, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, तो फ्रक्टोज 6-phosphate है एंड फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate है, और यहाँ पे ATP यूज़ हो रहा है। तो ATP किस साइड से किधर किधर जा रहा है, यानी कि ATP ऐसे आके और ऐसे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है ADP, राइट। तो ATP किसके साइड है? फ्रक्टोज 6-phosphate के साइड, तो उसके साइड वाला नाम लिखना, राइट। कैसे लिखोगे? इसका नाम है फ्रक्टोज 6-phosphate, राइट। तो फॉस्फोफ्रक्टोज क्या लिखोगे? फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 क्यों लिखा? बिकॉज इट इज एडिंग द फॉस्फेट ग्रुप ऑन द फर्स्ट पोजिशन, राइट। वैसे ऐसा नहीं होता, एक्चुअली 2 नाम से, एक होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, 2 एंजाइम्स होते हैं, और एक होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। और जो 1 होता है ना, वो ऐड करता है फर्स्ट कार्बन पे, और जो 2 होता है वो ऐड करता है सेकंड कार्बन पे। दैट्स वाई मैंने एक निमोनिक बनाया था कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 किस पे ऐड करेगा? 1 पे, और 2 किस पे ऐड करता है? सेकंड पे। थोड़ी देर में उसको बारे में पढ़ना है, रुको अभी, ठीक है। नाउ दिस फ्रक्टोज 6-phosphate is going to add 1 phosphate on the first carbon, right, and it will become this fructose 1,6-bisphosphate। यहाँ तक आ गए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, हमें पता है नीट में हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड स्टेप इज ए इरिवर्सिबल स्टेप। once phospho 6-phosphate is formed, it has to go through the glycolysis। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बार ये वाला स्ट्रक्चर बन गया तो इट हैज़ टू गो टू द कहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस में। मतलब इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये वाला स्टेप रिवर्सिबल होता है, थर्ड स्टेप इज इरिवर्सिबल। तो वंस दिस इज फॉर्म्ड इट हैज़ टू गो टू द कहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस में। चलो, तो यहाँ पे आ गया। अब हम ग्लाइकोलिसिस में मूव करते हैं। वी नो एल्डोज एंजाइम आता है, और एल्डोज एंजाइम क्या करते हैं? इस कंपाउंड को 2 में ब्रेक कर देगा।
एक होता है डाईहैप जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। एंड ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसका आइसोमर होता है, किसका, इसका, राइट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अच्छा रिमेंबर, काफ़ी बार मैंने ये देखा है जब मैं LFE में पढ़ाता हूँ तो ग्लिसरल्डिहाइड की जगह पे बच्चे लिखते हैं ग्लिसरेट, वो लिखने लगते हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, राइट, जो कि रॉन्ग है। हमारा ग्लिसरेट नहीं बनता, हमारा बनता है ग्लिसरल्डिहाइड। पहले बनता है ग्लिसरल्डिहाइड एंड देन ग्लिसरेट बनता है। सी, पहले बना है ग्लिसरल्डिहाइड एंड देन देयर इज अ ग्लिसरेट बना है। थोड़ा सा 11th का वो याद कराता हूँ तुम्हें, केमिस्ट्री याद कराता हूँ। वी हैव अल्कोहल, राइट। हमें पता है अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर देते तो बनता है एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, राइट, कीटोन। और कीटोन को अगर मैं और ऑक्सीडाइज करूँ तो बनता है एसिड। सबको इतना पता है कि जैसे अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन, एंड उनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है एसिड। सो एज वी मूव फ्रॉम अल्कोहल टू द एसिड, तो अल्कोहल के बाद क्या आ रहा है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद क्या आ रहा है, एसिड। तो जस्ट सी यहाँ पे क्या है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज फॉस्फेट, ये सब क्या है, इसमें हमें पता है ना हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन सर बेसिकली अगर तुम डेफिनेशन याद करो तो दे आर द पॉली अल्कोहल और पॉली एल्डिहाइड ग्रुप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो ये एल्डिहाइड बना है। अब एल्डिहाइड को जब मैं ऑक्सीडाइज करूँगा ना तो बनता है फॉस्फोग्लिसरेट। और ऑक्सीडाइज कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है। तो एक और कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, जब भी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, राइट, जो कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और उससे, अरे यार एक मिनट लिख देता हूँ मैं इधर, जब भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड जो कि एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, और उससे आगे जब बनेगा एसिड जो कि एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसमें क्या रिलीज होती है, अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो ऑलवेज रिमेंबर, from alcohol to aldehyde, when we do oxidation, energy is released, and from aldehyde to acid, when we do oxidation, again energy is released. And for the fact हमें पता है ना, glycolysis is the oxidative process। जैसे मैं बोलूँ ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। यानी कि हम ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, हम जो ग्लूकोज जो एल्डिहाइड है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइज करके जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या करते हैं, ATP में बाइंड कर देते हैं। दैट्स वाई जब भी हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं हमें एनर्जी मिलती है। एंड जस्ट रिमेंबर अनदर प्रोसेस इन प्लांट्स, व्हाट दे डू, दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, दे रिड्यूस इट, दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड, सी लिखना भूल गया था ना, तो दे रिड्यूस इट। वो क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज वगैरह कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उसमें वो लोग एनर्जी डालते हैं, और वो एनर्जी आता है कहाँ से, फ्रॉम द सनलाइट। दैट्स वाई हम जब 11th 12th में जब हम पढ़ाई कर रहे थे नीट में, वहाँ पे हमने क्या देखा कि जब भी प्लांट फूड बनाते हैं तो दे मेक दिस फूड बाय रिड्यूसिंग प्रोसेस, राइट। वो फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन अलग होता था, उसकी वजह से जो एनर्जी मिलती थी उस एनर्जी को हम लेके क्या बनाते थे, फूड बनाते थे, तो बाय रिडक्शन प्रोसेस। तो जब तुम अल्कोहल में से एनर्जी निकाल दोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, उसमें से अगेन एनर्जी निकाल दोगे तो बनेगा एसिड। पर अगेन गोइंग बैकवर्ड, अगर तुम इसमें एनर्जी देते हो, राइट, जैसे कि NADPH मैंने इसमें दे दिया, NADPH दे दिया, तो ये प्रोसेस इधर को मूव कर जाएगी। इसमें और मैंने एनर्जी दिया तो ये प्रोसेस और मूव करती है। सो जब भी ऑक्सीडेशन होता है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मेन कॉन्सेप्ट क्या हो गया, वेन एवर देर इज अ ऑक्सीडेशन देर इज अ रिलीज एनर्जी, ΔH रिलीज होगा। पर वेन एवर देर इज अ रिडक्शन हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमें यही सोचना है कि अगर एनर्जी निकल रही है तो इट हैज़ टू बी ऑक्सीडेशन, अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो इट हैज़ टू बी रिडक्शन। नाउ अब हमारा यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि फ्रक्टोज 6 बिस फॉस्फेट जो था वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड अनदर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट। एंड दिस ग्लिसरल्डिहाइड इज गोइंग टू बी गेट ऑक्सीडाइज, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता हूँ। सो सी मेरा एल्डिहाइड क्या हो गया, ग्लिसरेट बन गया। अच्छा ग्लिसरेट क्यों लिखा है आपको पता है ना, एसिड को जब भी हम
H+ निकाल देते तो 8 बन जाता है, जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट, समझ रहे ना, सक्सिनिक एसिड, सक्सीनेट, ATE लगाते हैं ना लास्ट में जब भी H+ निकाल देते तो। सो हमारा एल्डिहाइड बन गया एसिड। और सुनो, इसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो ये जो बहुत सारी एनर्जी निकली उसको हम क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में। वो मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, NAD। आपको पता है ना इसका फुल फॉर्म पता है आपको, दिस इज वन ऑफ द विटामिन्स। मुझे ये बताओ NAD, कमेंट करके बताओ कि NAD किस विटामिन का डेरिवेटिव है, राइट। दिस इज वन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन। बहुत मजा आएगा जब मैं विटामिन पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये सब पढ़ेंगे, ये सब क्या है, राइट। अभी कमेंट करके बताओ। सो दिस NAD+ इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड एंड हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन छीन लेंगे, राइट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो तुम ऑक्सीजन दे दो या फिर हाइड्रोजन छीन लो, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो हम तो यहाँ से ऑक्सीजन देते नहीं है ना, हम तो हाइड्रोजन छीनते हैं। तो देखो यहाँ पे NAD+ है ना, तो ये प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन छीन लेगा। तो यहाँ से जैसे हम हाइड्रोजन छीन लेंगे, राइट, तो हमारा क्या बनेगा, NADH बन जाएगा। नॉर्मली ऐसे बनता है NADH+H+, है ना, नीट में सबने पढ़ा ना ऐसे, तो ये बनता है, पर हम लिखते हैं NADH। तो अब हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा हाई एनर्जी कंपाउंड। तो हमने क्या किया, हाई एनर्जी कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया, किससे, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, राइट। सो दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 1,3-bis-phosphoglycerate, राइट। सो फिर पूछोगे सर ये फॉस्फेट कहाँ से आया, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें जुड़ता है, पता है क्यों, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल एनर्जी रिएक्शन है। मतलब एल्डिहाइड से जब भी हम एसिड बनाते हैं ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। तो उसमें से तो हमने कुछ NADH बना दिया, पर जो और एनर्जी बची थी उसको हमने क्या कर दिया, फिर से इसको यूज़ करके हमने इसमें डाल दिया। दैट्स वाई दिस फॉस्फेट इज गेट इनटू दिस कंपाउंड, और ये कंपाउंड बन जाता है 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड, 1,3-bis-phosphoglyceric एसिड। अब आपको समझ आया कि ये कैसे बना ना, उसके बाद तो बहुत आसान है। अब हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो हम अब क्या करेंगे, एक एक करके ATP निकालते जाएंगे, और क्या बनतेगा, हमारा ATP सिंथेसाइज होता रहेगा। एक तो हमने NADPH निकाल दिया ना, अब ATP निकालेंगे, राइट। अब देखो 1,3-bis-phosphoglycerate से क्या हुआ, हम एक ATP निकालेंगे, तो एक ATP निकल गया, तो ADP आया, ADP और ATP निकल गया, राइट। तो और इसको मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जब भी ATP आता है तो काइनेज एंजाइम आना चाहिए। जब भी ATP लिखेंगे तो काइनेज एंजाइम आएगा, और ATP उसके ही साइड में, जिसके साइड में ATP होता है उसके नाम के हिसाब से काइनेज लिखते हैं। जैसे कि ATP किसके साइड में है, इसके साइड में, तो हम काइनेज किसके नाम से लिखेंगे, इसके नाम से लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 3-phosphो है तो 3 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, फॉस्फोग्लिसरेट। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अगेन 3-phosphoglycerate काइनेज को हम क्या करते हैं, 2-phosphoglycerate काइनेज बनाते हैं। तो हम अब देखो, इसका सिर्फ पोजीशन चेंज करना है, कंपाउंड तो वही है, पोजीशन चेंज करना है। तो 3-phosphoglycerate से क्या बनेगा, 2-phosphoglycerate। सो दिस इज 2-phosphoglycerate, और एंजाइम का क्या नाम हो जाएगा, म्यूटेज एंजाइम, ठीक है। किसको म्यूटेट कर रहे हैं, इसको, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम। नाउ अब हमें पता है 2-phosphoglycerate को क्या करते हैं, हम उसमें से उसको पानी निकाल देते हैं उसमें से, यानी कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और आपको पता है डिहाइड्रेशन कौन करता है, इनोलेस एंजाइम करता है। अच्छा, इनोल कंपाउंड याद है आपको, केमिस्ट्री क्या होती है, मैं आपको जस्ट ऐसे बना के दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे अल्कोहल लगा पड़ा है, और ऐसे कुछ कंपाउंड है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसमें से अगर मैं वो निकाल दूँ, एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, तो ऐसे बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यहाँ पे H होगा ना, H और ये H, राइट। देखो डबल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं EN, और ये अल्कोहल जिसको OL बोलते थे, इनऑल, पता है ना, पढ़ा ना इनऑल कैसे बनता है। तो इनोलेस एंजाइम आएगा, और इनोलेस एंजाइम क्या करेगा, वाटर निकाल देगा, और जैसे ही वाटर निकला तो हमारा क्या बन जाएगा, PEP। PEP क्या आता है, फॉस्फो इनोल पायरुवेट, राइट। इनॉल बन गया ना, दैट्स वाई हम लिखेंगे इसको इनॉल। तो फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, क्यों, क्योंकि अभी फॉस्फेट बाकी है, हमने फॉस्फेट नहीं निकाला, फॉस्फेट तो उधर ही है, राइट, हमने सिर्फ पानी निकाला है। तो फॉस्फेट इनॉल पायरुवेट। अब देखो हमारे पास एक फॉस्फेट और बाकी है, तो एक और ATP बना दो, तो एक ADP आया और एक और ATP बन गया। तो अब फॉस्फो तो गया, हमारा क्या बन गया, पायरुवेट बन गया, राइट।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. एक चीज़ और छूट गई ना, दिस और दिस दे आर द क्या बोलते हैं इसको, आइसोमर ऑफ ईच अदर, राइट. तो इसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और जो कन्वर्ट करता है उसका नाम क्या होता है, ट्रायोस फॉस्फो आइसोमरेज एंजाइम. ट्रायोस फॉस्फो क्यों बोला, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है ना. देखो ये 6 कार्बन कंपाउंड था, तो ये 3 और ये 3, तो ट्रायोस फॉस्फो. फॉस्फो क्यों बोला, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट है. तो ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाला शुगर, तो ये 3 कार्बन वाला शुगर, ये 3 कार्बन वाला शुगर. फॉस्फो मतलब तीनों के पास, इसके पास क्या है, फॉस्फेट है. ट्रायोफॉस्फो आइसोमरेज एंजाइम. तो ये ट्रायोफॉस्फो आइसोमरेज एंजाइम क्या करते हैं, एक दूसरे में इनको कन्वर्ट करता है. तो अगर मैं इस रिएक्शन को आगे बढ़ा दूं तो बाय ली चैटलियस प्रिंसिपल ये वाली इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये ऐसे बनता है ना. चलो अब एक चीज़, मैं ये सब क्या लिखा है ये सब समझाऊंगा, थोड़ी देर रुको. अब एक चीज़, ये कैलकुलेशन देख लो. तो नीट वाली कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होती, थोड़ा सा अलग होता है. जो एटीपी कैलकुलेशन है, तो हमने क्या किया था, ये तो सबको आता है ना. हमने एक बनाया था NADPH, तो इससे बना था. तो 2 क्या बनेंगे हमारे, NADPH, राइट. तो 2 हमारे बन गए NADH, राइट. और 4 बनते हैं हमारे ATP, राइट. 4 बनते हैं हमारे ATP, राइट. अब देखो नीट में क्या होता था, मतलब मैंने जो पढ़ा था, NADH से बनता है 3 ATP, राइट. पर मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, नीट में क्या इधर ये क्या कहते हैं कि NADH से बनता है 2.5 ATP, ठीक है, 2.5 ATP, राइट. तो वी हैव 2 NADH, जिसकी वजह से अब 2.5 × 2 = 5, और जो 4 हमारा ATP था नॉर्मली उसके लिए तो 4 होगा, तो टोटल 9 ATP हमारे बनते हैं इसमें, राइट. सो वी हैव टोटल 9 ATP, जिसमें से 2 इन्वेस्टमेंट था, तो टोटल नेट कितना बनेगा, NET नेट हमारा बनेगा 7 ATP. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 मत लिखना है NADPH के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, थोड़ा सा और बातें करते हैं. फेट ऑफ द दिस, फेट ऑफ पायरुवेट. देखो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो पायरुवेट क्या होगा, लिंक रिएक्शन में जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाएगा. नहीं समझ आ रहा है ये वाली बात, तो कोई बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में जाएगा और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएगा और हमारा एनर्जी बन सकता है. तो दैट इज़ वन ऑफ द फेट ऑफ द पायरुवेट. बट अनदर फेट इन द एब्सेंस ऑफ द O2, अगर O2 हमारे पास नहीं है, यानी कि इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, दिस पायरुवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड. पता है ना, जब हम ज़्यादा देर तक दौड़ते हैं तो हमारे पास जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, राइट. क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है, राइट. जब बॉडी की डिमांड बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. तो व्हेन देयर इज अ लेस सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, दिस पायरुवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, राइट. और लैक्टिक एसिड में क्या होता है, अब देखो हम इसमें एनर्जी देते हैं, और एनर्जी आया कहाँ से, हम NADH देते हैं. तो जो ये NADH आया है वो आया है यहाँ से, जो ये ग्लाइकोलिसिस है ना, इसकी NADH यहाँ पे यूज़ हो जाती है. सो वी सैक्रिफाइस दिस NADH टू गेट ओनली दिस 2 ATP. कौन कौन से, एक ये ATP, एक ये ATP. समझ रहे हो कि ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जो पायरुवेट बना था, जो 9 ATP बने थे, उसको हम सैक्रिफाइस कर देते हैं, NADH को सैक्रिफाइस कर देते हैं, और सिर्फ ये 2 ATP के लिए हम क्या करते हैं, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में. और देखो इसका नाम क्या होता है, LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनस एंजाइम. अच्छा एक और चीज़, अभी मैंने काइनेज वाला आपको पता है ना कॉन्सेप्ट, कि जिस साइड में ATP होता है उसका नाम लिख के काइनेज लिखते हैं, राइट. जैसे कि ATP यहाँ पे है तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम का नाम होगा. पर जब भी NADH आता है ना तो अपोजिट वाला नाम लिखते हैं, राइट. देखो NADH किधर है, इस साइड है, पायरुवेट के साइड NADH है, और तब इसका नाम कैसे होगा एंजाइम का, लैक्टेट वाला नाम होगा. तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनस एंजाइम. सर लैक्टिक एसिड क्यों नहीं लिखा, अरे ये एसिड लूज़ कर देगा हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा लैक्टेट. तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनस एंजाइम. देखो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं इस लेक्चर में ही समझा रहा हूँ, बाद में ये मैं नहीं समझाऊँ कि नाम कैसे लिखना है, मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसका मैंने नाम लैक्टेट डिहाइड्रोजनस क्यों लिखा, काइनेज क्यों लिखा, ये वो. मैं चाहता हूँ कि आप 11th जो आप भूल गए हो 1 साल में, वो थोड़ी बहुत आपको याद हो जाए, ठीक है. चलो, तो पायरुवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, एंड दिस लैक्टिक एसिड इज गोइंग टू यूटिलाइज दिस NADPH, राइट. तभी तो ये बना. अब सुनो, जैसे लैक्टिक एसिड बना, ये क्या है, ये तो एसिड है.
इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द pH ऑफ द ब्लड। तो इसलिए ब्लड में क्या हो जाती है, ब्लड हमारा क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, राइट। हमारा पता है ना ब्लड का pH होता है 7.4 के आसपास, ब्लड का pH क्या होता है 7.4 के आसपास। तो अगर तुम H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ब्लड का pH तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की वजह से हुआ है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस हो गया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेकार है, मेटाबॉलिज्म की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है। पर हाँ, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा ना, मतलब इसी में है रेगुलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें मैं रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। किडनी वाले चैप्टर में भी तुम पढ़ोगे। तो दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी कैसे याद करो, मेटाबॉलिज्म की वजह से हुआ है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ना सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज़ का, सर ये चीज़ क्यों बता रहे हो, बहुत सिग्निफिकेंस है भाई इसका, तो तुम पूछो ही मत। जब भी मैं जब रिपोर्ट देखते हैं ना हम लोग, तो उसमें से CBC ये, और जब भी होता है ना तो लैक्टिक LDH जरूर देखते हैं हम कि LDH बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। तो जो ये एंजाइम है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाएगा तो ये पायरुवेट क्या करेगा, कन्वर्ट होगा इसमें लैक्टिक एसिड में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, LDH चाहिए, राइट। तो LDH का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। दैट्स वाई इन केस ऑफ द हाइपोक्सिया और वो क्या होता है कि LDH का लेवल क्या होता है बॉडी ब्लड में बढ़ जाता है, राइट। व्हेन देयर इज, अब उल्टा पढ़ो जरा, व्हेन LDH लेवल इंक्रीज इन द ब्लड, इसका मतलब क्या है, देयर हैज़ टू बी लो ऑक्सीजन, यानी देयर हैज़ टू बी हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ होगा, इस्चीमिया हुआ होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है, और इसको ही बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको समझ आया क्या इतना? चलिए और समझाता हूँ आपको। अब सुनो, अब हमारा ना ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड पेज इज डन। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है रेगुलेशन। सी दिस इज रेगुलेशन, कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे कि तुम कॉलेज आते हो, कॉलेज में टीचर आके पढ़ाते हैं, तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते, पीछे बैठ के, समझ रहे हो ना। तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो कैसे होती है, राइट, क्यों हो रही है, कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है। तो दिस ऑल आर डन बाय सम ऑफ द रेगुलेटिंग कंपाउंड्स, कि कौन कंपाउंड्स है रेगुलेट कर रहे हैं इस साइकिल को, तो हम उसके ऊपर टॉपिक आता है। अब सुनो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना ग्लाइकोलिसिस के ऊपर, तो देयर इज, वो क्या पूछेंगे, ग्लाइकोलिसिस का पूरा स्टेप बताओ प्लस रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस बताओ, और दोनों के लिए आधा आधा नंबर होता है, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ हाफ ऑफ द ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द ग्लाइकोलिसिस रेगुलेशन, ठीक है। अब सुनो, चलो देखो, ये नहीं आया था ना, अगर पूरा ये समझ नहीं आया ना तो ग्लाइकोलिसिस नहीं, रेगुलेशन नहीं समझ आएगा। चलो ना, रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, दो टाइप की रेगुलेशन होती है। अगर तुमने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो दो टाइप की रेगुलेशन पढ़ेंगे इसमें, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, ऐसे, ठीक है। सॉरी, एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन। पहले देखते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है। अब सुनो, ये क्या है, नोट्स दे दूंगा मैं सारे, ठीक है। ये क्या है पूरा, अगेन ग्लाइकोलिसिस, एक बार रिवाइज कर लेते क्या है। ग्लूकोज आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट थे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, कन्वर्ट किया ना हमने, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्यों कन्वर्ट किया, ताकि एक और फॉस्फेट ऐड कर पाए। तो फ्रक्टोज 20 फॉस्फेट बन गया, फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट बन गया। उसके बाद टूट के क्या, डाइहेप एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमने एसिड बनाया 1,3 20 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, है ना। ग्लिसरिक एसिड से क्या बनाया, एक ATP निकाल दिया इधर से, ये वाला। उसके बाद 3 फॉस्फो ग्लिसरेट बन गया, 3 फॉस्फेट को हमने चेंज कर दिया, म्यूटेज कर दिया, 3 से कहाँ पे आ गया, 2 फॉस्फो ग्लिसरेट बन गया। अब 2 फॉस्फो ग्लिसरेट के बाद हमने पानी निकाल दिया था तो बन गया PEP, फॉस्फो इनोल पायरुवेट। PEP से क्या बना हमारा, पायरुवेट, है ना, जब हमने एक ATP निकाल दिया। तो ये हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस है। देखो आप ना इसको छुपने पास 10-15 बार ये इतना बस लिख लो और आपको एकदम याद हो जाएगा। मैंने भी 10-15 बार 20 बार 25 बार पता नहीं कितनी बार लिखा है, तभी जाके याद हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा रहा हमारा ग्लाइकोलिसिस पूरा। अब सुनो, रेगुलेशन में 4 एंजाइम्स हमें रेगुलेट करने हैं। देखो इसमें कितने एंजाइम्स है, इस पे एंजाइम है, यहाँ एंजाइम है, एंजाइम, हर जगह एंजाइम है। बट वी आर नॉट गोइंग टू रेगुलेट ऑल द एंजाइम्स, वी आर गोइंग टू रेगुलेट ओनली सम ऑफ द एंजाइम्स। एंड वो सम ऑफ द एंजाइम्स में कौन कौन से हुए, हेक्सोकाइनेस है ना,
तो हेक्सोकाइनेस है। देखो जब मैं हेक्सोकाइनेस बोलूँ ना तो आपको याद आना चाहिए कि हेक्सोकाइनेस कौन से स्टेप पे काम कर रहा था। तो हेक्सोकाइनेस वाज इन द फर्स्ट स्टेप। इन थर्ड स्टेप देयर वाज अ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1, तो दिस इज फ्रुक्टोफॉस्फोकाइनेस 1। तीसरा एंजाइम होगा हमारा फ्रुक्टोफॉस्फोकाइनेस 2, बताया था ना अभी 2 होगा, तो 2 होगा तो किस पे ऐड करते हैं, 2 पे। मैं बताता हूँ थोड़ी सी, अभी सुनो थोड़ा सा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें हेक्सोकाइनेस के बारे में पढ़ना है, हमें फ्रुक्टोकाइनेस के बारे में पढ़ना है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 के बारे में एंड फ्रुक्टोफॉस्फोकाइनेस 2 के बारे में, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पायरुवेट काइनेस। ठीक है, चलो ये चार एंजाइम्स के बारे में हमें रेगुलेटर के बारे में पढ़ना है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना क्वेश्चन, तो ये 4 एंजाइम्स के ऊपर आपको लिखना है। चलो नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन से। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, हमारा जो एंजाइम प्रेजेंट है उसके ऊपर एक्टिव साइड होगा, है ना, उसके ऊपर डिफरेंट एलोस्टेरिक साइट्स होते हैं। तो एलोस्टेरिक साइट्स पर अगर मैं कोई एंजाइम बाइंड करा दूँ तो कोई सबस्ट्रेट बाइंड करा दूँ तो वो एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, राइट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। और इसको बढ़ा भी सकता है कि अगर कोई एंजाइम है, अगर उस पर मैं प्रोमोटर डाल दूँ तो प्रोमोटर क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और इंड्यूसर, राइट, एंजाइम के पढ़े ना डिफरेंट चीज़ें कि एंजाइम का फंक्शन कैसे इंक्रीज होता है, तो प्रोमोटर डाल दिया, फिर इंड्यूसर डाल दिया, उसको डिक्रीज कैसे कराते हैं तो इनहिबिटर डाल दिया। सिमिलरली एलोस्टेरिक इनहिबिशन कैसे होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज हमारा जो ग्लूकोज है वो किस पे एक्ट करता है, हेक्सोकाइनेस पे एक्ट करता है। जस्ट फॉर रिमाइंडर, हेक्सोकाइनेस कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में, एंड ग्लूकोकाइनेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर में। ठीक है, मत भूलना इसको। सो ग्लूकोज क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि ग्लूकोज को क्या करेंगे, हम यूटिलाइज करें। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो दिमाग खोल के रहो, रटो मत, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा ग्लूकोज यूटिलाइज हो, यानी कि तुम ग्लाइकोलिसिस करना चाहोगे, तो तुम एंजाइम स्टिमुलेट करोगे। तो तुमने क्या कर दिया, ग्लूकोज ने क्या किया, एंजाइम को स्टिमुलेट कर दिया। कौन से एंजाइम को, हेक्सोकाइनेस को। तो हेक्सोकाइनेस क्या करेगा, ये स्टेप को आगे बढ़ा देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। अब समझो, जस्ट इमेजिन कि आपका हेक्सोकाइनेस, जो ये एंजाइम है हेक्सोकाइनेस, ये ओवर एक्टिव हो गया। अगर ये ओवर एक्टिव हो जाएगा तो ये सारे ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आप ये भी नहीं चाहते, है ना। अगर ये हो गया तो आपका बॉडी का ग्लूकोज का लेवल तो बहुत कम हो जाएगा, को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया इज ऑल्सो नॉट गुड, हाइपोग्लाइसीमिया इज ऑल्सो नॉट गुड। तो मैं एक फैक्ट के बाद बताऊँ, हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर मेरा सेमिनार था, पूरे क्लास में अकेला मैं था जिसका टॉपिक एकदम डेविएटेड था। डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर सेमिनार था, पूरे 250 बच्चों में डिवाइड हुआ था टॉपिक्स डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर। डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत खतरनाक बीमारी है। उसमें एक एक्सेप्शन मेरा था कि मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। तो उसका एक एक्सेप्शन अपोजिट बताना था कि हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, और मैं ही वो इंसान था जिसको हाइपोग्लाइसीमिया का सेमिनार मिला था। तो मज़े की बहुत मज़ा आया करने में। सो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो भी प्रॉब्लम, तो ग्लूकोज क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा इसको कि भैया काम करो, राइट। तो हेक्सोकाइनेस इसको आगे बढ़ा देगा, राइट। और अगर आपका हेक्सोकाइनेस बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, सारे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बना देगा। तो इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है। कितना सिंपल लॉजिक है कि ग्लूकोज क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीएक्टिवेट करेगा, राइट। तो इट इज़ एक्टिवेटिंग, इट इज़ डीएक्टिवेटिंग। नाउ अनदर पॉइंट, जो ये हमारा हेक्सोकाइनेस एंजाइम है ना, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, राइट। सॉरी, हेक्सोकाइनेस नहीं, ग्लूकोकाइनेस। जो हमारा ग्लूकोकाइनेस है ना, ग्लूकोकाइनेस जो लीवर में होता है, ये है, ये न्यूक्लियस है, लीवर ऑफ द न्यूक्लियस का अंदर की बात कर रहे हैं। यानी कि लीवर होगा, लीवर के अंदर हेपेटोसाइट्स होंगे, हेपेटोसाइट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर ये ग्लूकोकाइनेस है। तो ये ग्लूकोज ने तो डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट कर दिया। ग्लूकोज का दूसरा फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज न्यूक्लियस के अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और इसको बाहर लेके आता है। जो ग्लूकोकाइनेस है ना, ग्लूकोकाइनेस न्यूक्लियस में छुपा होता है, एंड इसको ये क्या करता है, बाहर लेके आता है। तो इट ब्रिंग्स ग्लूकोकाइनेस आउट ऑफ द न्यूक्लियस, राइट, एंड इसको एक्टिवेट भी करता है। पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं करता। इसको कौन एक्टिवेट करे, इसको अंदर कौन डालेगा, इसने तो एक्टिवेट कर दिया ग्लूकोज काइनेस को। इसको डीएक्टिवेट कौन करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसके बाद वाला। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज द एंजाइम विच पुट बैक द ग्लूकोकाइनेज इनटू द न्यूक्लियस। आपको समझ आया कि ये वाले इतने एलोस्टेरिक रेगुलेशन कैसे होते हैं। देखो हमें 2 रेगुलेशन पढ़ते हैं, एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड द हार्मोनल रेगुलेशन। उसमें से ये वाला एग्जांपल एलोस्टेरिक रेगुलेशन का है, ठीक है। इसमें से 2 एंजाइम के बारे में लिख देना, हो जाएगा। कैसे? हेक्सोकाइनेज के ऊपर दो सबस्ट्रेट, ग्लूकोज इसको एक्टिवेट करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीएक्टिवेट, दैट्स इट। ग्लूकोज काइनेज के ऊपर 2 एंजाइम्स, कौन कौन से? ग्लूकोज इसको न्यूक्लियस से बाहर लेकर आएगा एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसको न्यूक्लियस में वापस डाल देगा, क्योंकि इसका लेवल अगर बढ़ गया तो हम चाहेंगे ना कि ग्लूकोज मत ये ग्लाइकोलाइसिस रुक जाए, तो इसको हम अंदर डाल देते हैं। नाउ वी आर डन विद दिस टॉपिक एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इसमें क्या लिखोगे? इसके प्रिंसिपल लिखोगे। एंजाइम ऐसा होता है, उसका एलोस्टेरिक साइड होता है, उसमें हम इंड्यूसर प्रोमोटर कुछ भी डाल सकते हैं ताकि एंजाइम की एक्टिविटी हम चेंज कर पाएँ, राइट। तो उसका वो तुमने प्रिंसिपल लिख दिया, सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया, मतलब टॉपिक डिस्क्राइब कर दिया एंड एग्जांपल दे दिया हेक्सोकाइनेज का एंड द ग्लूकोकाइनेज का। डायग्राम बना दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो ना अब हम मूव करते हैं अपने हार्मोनल रेगुलेटर्स पे। अब सुनो, जस्ट मेरी बात सुनने, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो आप क्या करोगे? कम करना चाहोगे। और आपको पता है कि इंसुलिन इज द हार्मोन, insulin is the hormone which is responsible for decreasing the blood sugar level, right? आज पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा हाँ, कोक पी लिया इतना ज़्यादा इसलिए। तो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल कम करेगा, राइट। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ग्लूकागोन रिलीज होता है। तो ग्लूकागोन क्या करता है? इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन योर बॉडी, राइट। इतना समझ आया क्या? चलो अब मैं आपको ये कहूँ कि ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला, ये जितने भी एंजाइम्स हैं यहाँ के, अगर मैं इसको एक्टिव कर दूंगा तो ये क्या करेंगे? ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको स्टिमुलेट कर दिया तो ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा आगे। अगर मैं कहूँगा इसको मैंने स्टिमुलेट कर दिया तो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है इनको स्टिमुलेट करता है। समझ रहे हो ना कि मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट थे, अगर मैं इनको स्टिमुलेट कर दूंगा तो ये प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे, है ना। ये प्रोसेस को क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। यानी कि इंसुलिन क्या करता है? ये जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है, मतलब पूरे नहीं, जो जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये है ना, और ये, इनको इंसुलिन क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है। यानी कि once the insulin is released from the pancreas is going to stimulate this enzyme, that's why glycolysis का प्रोसेस क्या होता है? आगे बढ़ जाता है। तो इंसुलिन फॉर द फैक्ट क्या करता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर तो डालता ही है, राइट। इन एंजाइम्स को भी क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है, राइट। दैट्स वाई ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। समझ आया क्या आपको? ना कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, सुनो। अब मेरी बात सुनो, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो आप क्या चाहोगे? ग्लाइकोलाइसिस को रोकना, ताकि ग्लूकोज का लेवल ना कम हो बॉडी में, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो बंदा चक्कर आके गिर जाएगा, राइट। हाइपोग्लाइसीमिया का वन ऑफ द सिम्टम होता है, क्या होता है? चक्कर आते हैं, आँख से दिखना बंद हो जाता है, ब्लरिंग ऑफ द विजन होने लगता है, स्लरिंग ऑफ द स्पीच भी होता है। मतलब मुझे पता है कि वो एमोनियम पॉइजनिंग में होता है, बट यस हाइपोग्लाइसीमिया का भी सेम सिम्टम होता है। तो इसको हम रोकने के लिए क्या करेंगे? ग्लूकागोन रिलीज करा देंगे। तो ग्लूकागोन क्या करेगा? इट विल इनिबिट दिस एंजाइम्स, दैट्स वाई ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप्स। यानी कि अल्टीमेट में गोल क्या बता रहा हूँ, अगर आपके पास इंसुलिन है तो आप क्या करोगे? ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अगर ग्लूकागोन है तो ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगी। और वो होगा कैसे? इंसुलिन स्टिमुलेट्स द एंजाइम एंड ग्लूकागोन इनिबिट्स द एंजाइम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सुनो, मैंने आपको ये बताया था जो फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज है, फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज, इसके ऊपर आते हैं। फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज क्या करता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में, राइट। तो अगर मैं इसको स्टिमुलेट कर दूं तो ये प्रोसेस आगे बढ़ने लगेगी, राइट। पर ये इसको स्टिमुलेट नहीं करता। अब देखो, ये अगर हमारी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज होगा तो बहुत सारा ये बनेगा, बहुत सारा ग्लूकोज होगा तो बहुत सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, बहुत सारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस एंजाइम। कौन सा? ये वाला। इसका नाम क्या है?
phosphofructokinase 2. Phosphofructokinase 2. So this enzyme is going to convert this fructose 6-phosphate into fructose 2,6-bisphosphate. देखो यहाँ पे 1,6-bisphosphate था और यहाँ पे 2,6-bisphosphate है. मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है पर ध्यान लगाओ उसमें. ये वाला क्या था, फ्रक्टोज 6-phosphate, ये कन्वर्ट हो रहा था फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate में, और ये वाला का क्या कन्वर्ट कर रहा है, बाय द एंजाइम 1. बाय द एंजाइम 2 से क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 2,6-bisphosphate. यहाँ पे 1 पे लग रहा था फॉस्फेट, यहाँ पे 2 पे लगता है. तो 1 वाला एंजाइम विल पुट द फॉस्फेट ऑन फर्स्ट कार्बन, 2 वाला एंजाइम विल पुट द फॉस्फेट ऑन सेकंड कार्बन. नाउ दिस सबस्ट्रेट और दिस प्रोडक्ट इज वेरी पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ द PKF1. किसका, इसका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1. यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपका ये वाला स्टेप है, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 6-phosphate, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्टेड बाय दिस एंजाइम. कौन सा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 इनटू द फ्रक्टोज 2,6-bisphosphate, and it is a powerful stimulator. It is a powerful stimulator of the glycolysis by activating this enzyme. इसको एक्टिवेट कर देता है. यानी कि ये वाला प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट ने इसको एक्टिवेट कर दिया. एंड दिस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 गेट एक्टिवेटेड. उसके बाद क्या होगा, ये ग्लाइकोलिसिस आगे बढ़ जाएगी. समझ आया क्या. तो इस पे इतना ही था ना, और इस पे भी इतना था. तो वाइवा में क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एंड फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज 2. ठीक है. तो इसका ये क्या करता है, 1 पे फॉस्फेट डालेगा, ये क्या करता है 2 पे फॉस्फेट डालेगा, राइट. और ये ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है और ये ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करने के लिए यूज होता है, राइट. क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है इट इज़ अ वेरी पावरफुल स्टिमुलेटर. नाउ अब आते हैं इसके ऊपर, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के ऊपर. तो फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज 1 इज स्टिमुलेटेड बाय दिस सबस्ट्रेट. नाउ ये देखो, ये क्या लिखा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, वही वाला एंजाइम. ठीक है. अब सुनो, नेगेटिव का मतलब इनिबिशन, पॉजिटिव का मतलब एक्टिवेशन. तो 3 तरीके और पढ़ने में. अब सुनो, पहले एक्टिवेशन पढ़ लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेशन प्लस ये वाला एक्टिवेशन, 2 एक्टिवेशन प्लस 2 इनिबिशन. ठीक है. अब सुनो, अगर तुम्हारी बॉडी में ATP बहुत ज़्यादा है तो तुम क्या ग्लाइकोलिसिस कराना चाहोगे, नहीं. अगर तुम्हारी बॉडी में ATP बहुत ज़्यादा है तुम ग्लाइकोलिसिस कराना चाहोगे, नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ATP है, तुम्हें क्यों एनर्जी चाहिए. पर अगर तुम्हारी बॉडी में ATP नहीं है तो तुम क्या करोगे, तुम ग्लाइकोलिसिस कराना चाहोगे. यानी कि अगर ATP नहीं है तो क्या है ज़्यादा, ADP है ना. ADP से तो ATP बनता है. अगर मैं फॉस्फेट निकाल दूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ATP ज़्यादा है तो आप ग्लाइकोलिसिस नहीं करना चाहोगे. पर अगर आपके पास ADP ज़्यादा है तो आप कहोगे भैया हमारे पास तो ADP है, हमें तो एनर्जी चाहिए. तो आप क्या करोगे, ADP को ATP बनाने के लिए आप क्या करोगे, ग्लाइकोलिसिस करोगे. जैसे हम तब से क्या कर रहे थे, हम यूज़ कर रहे थे ADP और ADP से क्या बन रहा था, ATP. यानी कि जब आपकी बॉडी में ADP ज़्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज हो जाती है. तो सी, जो फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज 1 है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, ADP, बिकॉज मोर ADP इज प्रेजेंट एंड लेस ATP इज प्रेजेंट. दैट्स वाई ADP प्रोमोट्स ग्लाइकोलिसिस बाय एक्टिवेटिंग दिस एंजाइम. समझ आ रहा है. अब कॉन्सेप्ट समझो. तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो भी चीज़ जैसे कि सिट्रेट व ATP वगैरह, जो भी प्रोडक्ट्स जो हम डिज़ायर करते हैं ग्लाइकोलिसिस से, अगर वो ज़्यादा है तो वो ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ATP इज़ अ प्रोडक्ट जो हम डिज़ायर करते हैं आफ्टर ग्लाइकोलिसिस. तो अगर हमारी बॉडी में ATP ज़्यादा हो गया तो ये इनहिबिट कर देगा ग्लाइकोलिसिस को. दैट्स वाई इफ ATP इज़ मोर इट इज़ गोइंग टू इनहिबिट दिस फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज 1. if more ATP, no need for the glycolysis. So inhibition. Again ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है. पायरुवेट के बाद क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम बनता है. उसके बाद क्रेब साइकिल में सिट्रेट बनता है. तो सिट्रेट इज ऑल्सो पावरफुल इनिबिशन ऑफ द दिस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1. तो अगर मैं सिट्रेट बना दिया क्रेब साइकिल से तो सिट्रेट इज ऑल्सो गोइंग टू इनिबिट दिस फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज 1. समझ आया क्या. तो अभी हमने कितने एंजाइम्स के बारे में बात कर ली, हमने 3 एंजाइम्स के बारे में बात कर ली. एक एलोस्टेटिक रेगुलेशन वाला ये हेक्सोकाइनेस है ना, उसके साथ एक ग्लूकोकाइनेस वाला, अगर तुम्हें याद रखना है तो याद रख लो.
मैंने तो मुझसे तो आज तक किसी ने ये नहीं पूछा, ना ये एग्ज़ाम में आया, ना वाइवा में आया, ना किसी ने कुछ भी पूछा इसके बारे में। सिर्फ ये पूछा कि हाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीवर में होता है। ये मैकेनिज्म नहीं पूछा था कि अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाहर निकलता है ये वो। चलो, और हमने बात की, तो ये हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेशन। दूसरी बात हमने की फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के ऊपर। और फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेज 1 को एक्टिवेट कौन कौन करता था? फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंड एडीपी। और इनिबिट कौन कौन करता है? एटीपी एंड सिट्रेट। लॉजिक समझ आया इनके ऊपर कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे इनिबिट करते हैं। नाउ थर्ड एंजाइम जो हमने बात की वो ये वाली थी, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। फॉस्फोकाइनेज 2 क्या करता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को लेके फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाता है, और ये एंजाइम विल स्टिमुलेट दिस वन। तो 3 एंजाइम्स हमारे हो गए। चौथा एंजाइम्स जो कि इंपॉर्टेंट है, पायरुवेट काइनेज, राइट? पायरुवेट काइनेज। अब सुनो, पायरुवेट काइनेज का रोल क्या है ग्लाइकोलिसिस में? तो पायरुवेट काइनेज कन्वर्ट्स पीईपी इनटू पायरुवेट, और यहाँ पे एक एटीपी भी निकलता था, राइट? सो इट इज़ द एंजाइम। अगर हम इसको स्टिमुलेट कर देंगे तो ये क्या करता है? इट इज़ हेल्पिंग द ग्लाइकोलिसिस। तो अगर मैं इसको स्टिमुलेट करूँ इट विल कॉज ग्लाइकोलिसिस, अगर मैं इसको इनिबिट करूँ तो इट विल स्टॉप द ग्लाइकोलिसिस, राइट? तो अब मुझे सारे वो रीजन्स बताओ जिससे ये स्टिमुलेट हो पाएगा, है ना? अगर मैं कहूँ कि इंसुलिन, अगर मैं कहूँ इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोलिसिस को प्रोमोट करता है। दैट्स वाई इंसुलिन स्टिमुलेट्स दिस पायरुवेट काइनेज, एंड दिस पायरुवेट काइनेज कॉज ग्लाइकोलिसिस, मतलब कन्वर्शन ऑफ द पीईपी इनटू पायरुवेट, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ना। तो इंसुलिन कैन ऑल्सो स्टिमुलेट पायरुवेट काइनेज। अगेन एएमपी या फिर एडीपी। एएमपी क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ना, या फिर एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। पर हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए एटीपी। यानी कि हमारी बॉडी में अगर एटीपी की कमी हो गई, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? ग्लाइकोलिसिस करना चाहेगी। तो एटीपी की कमी इन सेंस एएमपी ज़्यादा होना, तो हमारी बॉडी में अगर एएमपी ज़्यादा हो गया तो ये इसको स्टिमुलेट कर देगा। समझ रहे हो? उल्टा सोचो, अगर एटीपी कम है तो एडीपी ज़्यादा होगा या फिर एएमपी ज़्यादा होगा, राइट? तो एएमपी विल बी स्टिमुलेट दिस, है ना? अगेन इसको और कौन स्टिमुलेट करता है? फ्रक्टोफॉस्फो 1 बिसफॉस्फेट, है ना? सॉरी, फ्रक्टोफॉस्फो 1,6 बिसफॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। कौन से दो सबस्ट्रेट? ये वाले, एक ये वाला कंपाउंड और एक ये वाला कंपाउंड, मतलब ये वाला और ये वाला। ये दोनों इज अ पावरफुल स्टिमुलेटर्स ऑफ दिस पायरुवेट काइनेज। क्यों? क्योंकि देखो हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो ज़्यादा ये बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अगर ज़्यादा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा तो ये बनेगा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। तो ये दोनों कंपाउंड, ये और ये कंपाउंड, ये क्या करते हैं? और ये भी, ये तीनों ये क्या करते हैं? पायरुवेट काइनेज को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस हो। तो आपको समझ आएगा पायरुवेट काइनेज को कैसे स्टिमुलेट करना है। अब सोचो, उल्टा सोचो, इनिबिशन। पायरुवेट काइनेज को अगर मैं इनिबिट कर दूंगा तो ये वाली प्रोसेस रुक जाएगी। तो ये वाली प्रोसेस मैं कब रुकना चाहूँगा? जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एटीपी हो। तो इफ़ आवर बॉडी हैज़ मोर एटीपी इट विल इनिबिट्स दिस पायरुवेट काइनेज। इफ़ आवर बॉडी हैज़ मोर ग्लूकागॉन पे आते हैं, जैसे कि अगर ग्लूकागॉन होगा तो ग्लूकागॉन क्या चाहता है? ग्लूकागॉन चाहता है कि ग्लाइकोलिसिस रुक जाए, है ना? तो इट विल इनिबिट दिस, राइट? अगेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अच्छा, अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है ना, जब मतलब फैटी एसिड जब होता है तो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, और बीटा ऑक्सीडेशन से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। हमें क्या मिलती है? बहुत सारी एनर्जी मिलती है। तो अगर आपको बॉडी में फैट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी मिल रही है तो आप क्या ग्लाइकोलिसिस करना चाहोगे? नहीं, इसलिए ग्लाइकोलिसिस अगेन रुक जाती है। इसलिए जो लोग ज़्यादा फैटी चीज़ खाते हैं ना, उनका वो मोटे जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि उनका ग्लाइकोलिसिस हो नहीं पाता, राइट? और वो सारी चीज़ें फिर बॉडी में स्टोर होने लगती है। मैं सिखाऊंगा जब अल्कोहल पढ़ाऊंगा ना, अल्कोहल पढ़ाऊंगा, इसी मेटाबॉलिज्म में ही अल्कोहल है, तो उसमें सिखाऊंगा क्यों हम दारू जब पीते हैं तो इंसान मोटा क्यों हो जाता है। तो अगेन फैटी एसिड अगर ज़्यादा है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो बीटा ऑक्सीडेशन करेगा। बीटा ऑक्सीडेशन से अलॉट ऑफ द एनर्जी निकलेगी, राइट? अगर वो एनर्जी निकल गई बहुत ज़्यादा तो क्या आप एटीपी और बनाना चाहोगे? नहीं। तो ये क्या होगा? इनहिबिट हो जाएगा। अगेन एसिटाइल कोएंजाइम है, पायरुवेट के बाद बनता है एसिटाइल कोएंजाइम है, इसके बाद ही बनता है ना एसिटाइल कोएंजाइम है। तो अगर ज़्यादा एसिटाइल कोएंजाइम है तो क्या पायरुवेट काम करेगा? नहीं। पायरुवेट बनाओगे क्या? आप नहीं बनाओगे, इसलिए पायरुवेट काइनेज को अगेन इनहिबिट कर देते हैं। तो आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब भी ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करना होगा तो आप वो सारे चीज़ें सोचो जो कि हम डिज़ायर करते हैं ग्लाइकोलिसिस से। जैसे कि मुझे एटीपी चाहिए ग्लाइकोलिसिस से, तो एटीपी विल स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस। मुझे क्या चाहिए?
मेरे सबस्ट्रेट, अगर मेरे सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गए, जैसे कि मेरे ये सबस्ट्रेट ये लोग ज़्यादा हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट कर देंगे एंजाइम्स को ना, ये स्टिमुलेट कर देंगे एंजाइम्स को ताकि एंजाइम ज़्यादा काम करे। अगेन अनदर चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एंजाइम इनिबिट हो जाए, तो इनिबिट कैसे होगा, अगर प्रोडक्ट की ओवर एक्सेस हो गई, तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया, तो अगर एटीपी ज़्यादा बन गया तो एटीपी क्या करेगा, एटीपी विल स्टॉप दिस एंजाइम, राइट ना, एटीपी विल स्टॉप दिस एंजाइम। अगर ग्लूकागोन आ गया तो स्टॉप दिस एंजाइम। तो समझ रहे हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सोचना कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या। अगर आपको स्टिमुलेट करना है तो आप क्या सोचोगे कि मुझे अगर स्टिमुलेट करना है तो वो सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ मुझे प्रोडक्ट में मिले, तो उसका अपोजिट लिख दो। जैसे तो आपको एटीपी चाहिए, तो आपको एटीपी नहीं है, आपके पास क्या है, एडीपी है, तो एडीपी विल स्टिमुलेट दिस। पर अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया जैसे एटीपी, तो एटीपी विल इनिवेट दिस, राइट। तो दिस इज हाउ द रेगुलेशन वर्क। अगर रेगुलेशन आए तो आपको क्या लिखना है, एलोस्टेरिक रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में ये वाला एग्जांपल जो मैंने बताया, हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस का एग्जांपल। हार्मोनल रेगुलेशन में आप क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। कैसे डिफाइन करोगे, इंसुलिन बढ़ाता है ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकागोन कम करता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। और उसके बाद क्या लिखोगे, ये 4 एंजाइम्स, हेक्सोकाइनेस, ग्लूकोकाइनेस, फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेस 1 and 2, पायरुवेट काइनेस, इनके ऊपर क्या करना है, ऐसे लिख देना, और इनका स्टिमुलेटर एंड इनिबिटर दोनों लिखना है, ठीक है। स्टिमुलेटर प्लस इनिबिटर दोनों लिख देना है। अब सुनो अगेन, ये वाला देखो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2। अगर मैं फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेट को स्टिमुलेट कर दूं तो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी। कैसे, क्योंकि फ्रक्टोफॉस्फोकाइनेस ये बनाता है। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इंसुलिन। क्यों, क्योंकि इंसुलिन भी चाहता है ग्लाइकोलिसिस हो। तो इंसुलिन क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को लेके ये प्रोडक्ट बनाता है, और ये प्रोडक्ट जाके फिर इसको स्टिमुलेट करता है और पायरुवेट काइनेस को स्टिमुलेट करता है। तो आप इनडायरेक्टली समझ रहे हो कि इंसुलिन इज हेल्पिंग इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। तो अगर मैं इसको स्टिमुलेट कर दूं तो ये ग्लाइकोलिसिस बढ़ा देगा, तो इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट इंसुलिन। तो अगर उल्टा करना हो तो ग्लूकागोन डाल दो, तो ग्लूकागोन विल इनिबिट्स, राइट। वहीं पे ये बात जो लिखी है ना, ये देखो यहाँ पे कि इंसुलिन विल स्टिमुलेट कौन कौन से एंजाइम, हेक्सोकाइनेस को करता है, ग्लूकोकाइनेस को करता है, एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2 को करता है ना। दिस विल स्टिमुलेट, क्यों, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करते हैं। नाउ अगेन कॉन्ट्राइंडिक्टरी क्या होता है, ग्लूकागोन के बारे में, ये इनिबिट करेगा किसको, हेक्सोकाइनेस को, ग्लूकोकाइनेस को, एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 2 को इनिबिट करता है। देखो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन में 3 डिफरेंस आपको दिख रहा है क्या, कि ये तीनों एंजाइम्स को ये स्टिमुलेट करता है और ये तीनों एंजाइम्स को ये इनिबिट करता है। तो अगर ये इन तीनों को स्टिमुलेट कर देगा तो ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी, यानी कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। पर अगर इन तीनों को मैं इनिबिट कर दूं तो ग्लाइकोलिसिस खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। समझ आया क्या। और सुनो, जब हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल पढ़ेंगे ना, एक पूरा टॉपिक है, उसमें 12 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके ऊपर, उसमें यही पूरा लिखना होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला आधे घंटे का जो मैंने अभी बोला, पूरा 30 मिनट्स, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है और इसको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट है ही, रेगुलेशन ऑफ द किस में, ग्लूकोज में, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड शुगर लेवल इन द ब्लड, हाँ सॉरी ब्लड शुगर लेवल, है ना। तो जब भी वो क्वेश्चन आता है ना 12 नंबर का, उसमें ये चीज़ें ही लिखनी होती है विद सम एक्स्ट्रा पॉइंट, है ना। जैसे कि ये तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन हो गया, हमारे पास क्रेब्स साइकिल का भी रेगुलेशन है, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट का भी रेगुलेशन है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं रेगुलेशन में। तो दिस इज 1/3 पार्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। हमारे ग्लाइकोलिसिस में 3 स्टेजेस पे रेगुलेशन होती है, एक ये वाला पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक ट्रांजिशन स्टेज पे रेगुलेशन होगा, और एक क्रेब्स साइकिल के ऊपर रेगुलेशन होता है। तो मैंने अभी आपको 1/3 ऑफ द रेगुलेशन बताया, क्योंकि हमने अभी 1/3 ऑफ द ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है। 3 फेजेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक, ट्रांजिशन स्टेट एंड द एरोबिक, जिसमें हम क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं। तो ये तीनों स्टेज पे रेगुलेशन होती है, जिसमें से हमने 1/3 पढ़ लिया, राइट। तो बधाई हो आपको इतना पढ़ने के बाद। हाँ चलो फिर अपन ख़त्म करते हैं एक लेक्चर को। कुछ रह तो नहीं गया, अच्छा हाँ ये वाला रह गया ना,
पर ये वाला टॉपिक के ऊपर हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है। तो इसका नाम होता है रैपिड डिलीवरिंग साइकिल। ये सिर्फ आरबीसी में इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल है। इसमें एक स्किप करते हैं हम कोई स्टेप इसमें से, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा होता है, बताऊंगा वो बाद में, ठीक है। ये नीट में नहीं था तो अब आपको समझ नहीं आएगा। अभी आप ये सब पढ़ो, ये सारे याद करो, है ना, ये अच्छे से याद करो। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सब ये याद कर लेना अपना, ठीक है, केमिस्ट्री का। और ये रेगुलेशन अच्छे से देखो, पूरे सारी रेगुलेशन अच्छे से देखना। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। टाटा, बाय बाय।